जोरदार तालियों से स्वागत करिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है इंडिया के इस महामंच पर। आप खेल मंत्री भी हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। कॉमनवेल्थ खेल में इस समय भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक तरफ तो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ईडी का खेल भी चल रहा है। ये क्या खेल है? नमस्कार मित्रों, आपने सही सवाल पूछा कि आखिरकार ईडी की रेड या ईडी की जांच क्यों चल रही है। शायद यही सवाल 2010, 11, 12, 13, 14 इन 5 वर्षों में देश पूछता था कि क्या कभी कोई कार्रवाई होगी, क्या कभी जो सरकारों में भ्रष्टाचार होता है इस पर नकेल कसी जाएगी। और जनता ने 2014 में जब मोदी जी की सरकार को चुना, तब हमने पहला वायदा ये किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन देंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों के बाद कोई 8 रुपए का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सकता है। दूसरी बात, आखिरकार जनता के पैसे अगर कहीं पर खाए गए, मुखर्जी हो, चटर्जी हो, चाहे लिंक कहीं बनर्जी जी के साथ जुड़े हों, या देश के किसी कोने में कोई, मैं किसी जातिगत उस पर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं किसी नाम, मान लो पार्था चटर्जी हैं या कोई और व्यक्ति है, इनके मैं पूरा लिंक समझ रहा हूं, चटर्जी बनर्जी सारा समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन सबके लिंक कहां जुड़े हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना किसी मंत्री के नजदीकी के घर पे एक बार 20 करोड़, दूसरी बार फिर उतने, फिर तीसरे, अंत ही नहीं हो रहा है। और जब ये कट मनी की बात चलती थी तब लोगों को लगता था शायद आरोप लगते हैं, और जब चिट फंड की बात होती तब भी ऐसा लगता था। लेकिन चिट फंड घोटाला करने वालों ने बंगाल की ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की बनाई हुई पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में खरीदी। आप में से कितने लोगों की पेंटिंग किसी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदी है? कोई ऐसा? यहां पर तो वैसे कोई यस बैंक वाला था तो उसने किसी एक परिवार वाले जो इतने वर्षों तक देश पे राज करते रहे उनके लिए वैसा काम करने का उन पर भी देखिए, अब पार्था चटर्जी के पास तो नोट निकल रहे हैं, अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा। उसके बाद नेशनल हेराल्ड हाउस और उसके 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि द्वेषपूर्ण भावना के साथ ये सरकार कार्रवाई कर रही है। चलिए, देश को ये तो पता चला नेशनल हेराल्ड के ठिकाने कितने हैं और इस पे कब्जा किसका है, कितनी शेयर कैपिटल थी और कितने की संपत्ति है। अमित जी, मेरा एक गिला आपसे है, जी, आपके चैनल से भी और कुछ बाकियों से भी। जी, आप लोग देश को बताते क्यों नहीं नेशनल हेराल्ड केस है क्या? किसने रोक रखा है आपको? क्या देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? आप लोग केवल इतना दिखाते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया गया। आप ये नहीं बताते कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने अपने नाम करवा लिया है या इसके पीछे घोटाला क्या है। अगर मैं आपके इस अभी बातचीत में करूंगा तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा। आधा घंटा मुझे केवल नेशनल हेराल्ड केस को समझाने के लिए लगेगा। नेशनल हेराल्ड केस को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। मैं नेशनल हेराल्ड केस को लंबे अरसे से 2012-13 से फॉलो करते हुए आया हूं। मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां हैं उसके अंदर, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो एक पॉलिटिकल मौका तो मिलता ही है उनको सवाल खड़ा करने का। वो कहते हैं कि ईडी का रुख कभी बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ होता है। सत्येंद्र जैन पर होता है, पार्था चटर्जी पर होता है, राहुल गांधी पर होता है, सोनिया गांधी पर होता है, और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता ईडी की रडार पर। ऐसा क्यों? अब तो संजय राउत भी हैं। अगर आपने देश का कोई पैसा नहीं खाया तो आप में से किसी के घर पे कभी कोई इनकम टैक्स की रेड होती है? कभी कोई ईडी वाला आपके घर पे आया किसी के? जिसने किया उसी के ही जाएगा।
अब ना मेरे नेशनल हेरल्ड है, ना मेरे घर पे कोई आएगा। लेकिन जिन्होंने किया है, क्या वो देश के कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आज आपके चैनल पर एक है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी देश के कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार के ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार के किए गए भ्रष्टाचार पर देश की जांच एजेंसियों को कोई सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है? अगर आप ये तय कर देंगे कि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो ठीक है। कोई एक कांग्रेसी नेता आज तक आगे आकर नहीं बोला कि देश का कानून क्या सब लोगों के लिए एक जैसा है कि नहीं, तो फिर गांधी परिवार के लिए एक्सेप्शन क्यों? अशोक गहलोत ने तो बोला ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था पूछताछ करने के लिए, वो बुजुर्ग हैं। चलो अब आयु सीमा भी तय कर लेनी चाहिए कि कितनी समय के बाद आप भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद जांच एजेंसी आपसे नहीं पूछ सकती। चलिए मैं तो आप ये तय ही कर दीजिए ना कि आप या तो गांधी परिवार के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आप विपक्षी दल के होंगे तब आपको जांच एजेंसी नहीं पूछेगी, आपकी आयु एक उम्र से ज्यादा हो जाएगी यानी कि 60-70 साल से ज्यादा होगे तो आपको कोई ना पूछे। विपक्ष आरोप लगाता है कि डराने धमकाने नहीं, आप अमीर जी फिर आगे निकल गए। आपने एक बीच में एक नाम लिया था सत्येंद्र जैन जी का। जी 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 जी। अब उनकी तो याददाश्त घोटाले के बाद चले गई, आपकी क्यों जा रही है? नहीं नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आऊंगा सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर भी, क्योंकि आप लोग उस पर भी थोड़ा बहुत नरम रहता है आपका चैनल। पंजाब में जो घटा जी, 3 महीने की सरकार नहीं हुई थी, 30 हत्याएं हो गई। 30 हत्याएं, गैंगस्टर जेलों में बैठ के लोगों को मार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा रहे हैं। पंजाब के सिक्योरिटी वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ, पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है सिक्योरिटी लेने वालों में, और वहां मुख्यमंत्री तो बनाया लेकिन सलाहकार यहां से भेज दिया। पर भगवंत मान तो आपको दोस्त भी होंगे, सदन में भी रहे काफी समय तक, वो बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। अब तो आपको बधाई देनी चाहिए, वो एक नए जीवन में बंधे हैं कुछ दिन पहले। चलिए, मैं इस मंच पे कुछ नहीं कहूंगा। जी जी, कुछ बातें प्राइवेट के लिए भी ठीक रहती, चाय पे कर लेंगे जी। लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी। और सरकार का इनिशियल पीरियड खत्म हुआ तो सोचा था वो अब कामकाज पे लगेंगे जी, और जब इनका इनिशियल पीरियड थोड़ा खत्म हो जाए तो शायद उसके बाद कामकाज पे लग जाएंगे। मैं आगे का रुख करता हूं, और क्योंकि ईडी की बात हो रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ईडी के बारे में क्या कहा मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो बाइट के जरिए मैं आपको एक बार सुना जाता हूं। 10 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा। The entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. वो कहते हैं ईडी आपके इशारों पर नाच रही है और ईडी इडियट है। हमें तो ये नहीं पता कि अधीर रंजन जी को कोई इशारा करता कि वैसे नाचते रहते हैं। कभी कहते मेरी भाषा ये नहीं है। पार्लियामेंट के अगर आप 3 वर्ष निकालेंगे उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं। जी जी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वो सदन में है, दल के नेता है उनके। मैं आपको, वैसे आपको ये अध्ययन करना चाहिए चैनल को। नहीं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक अधीर रंजन चौधरी जी ने धैर्य कब कब खोया है और क्या क्या शब्द बोले हैं जी, वो आपको दिखाने चाहिए। वो कह रहे मेरी हिंदी और ये कमजोर है। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल जो 55-60 साल सत्ता में रहा हो, आज उसकी ये हालत हो गई है। आज ये उसकी हालत है जी। राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द बोलने, उन राष्ट्रपति जी के लिए जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव, देश जो हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम सबके रहते हुए एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इसकी वाहवाह हो रही है। लेकिन कुछ लोग आज तक भी नहीं पचा पा रहे, जिन्होंने वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, जो कभी उनके लिए सहूलियत भी नहीं देते थे, आज वो पचा नहीं पा रहे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने लगे तो उससे पहले क्या कहा, चुनाव से पहले
तो कहा ये तो गरीब माँ का बेटा है, चाय बेचने वाला है। लेकिन देश की जनता ने गरीब माँ के बेटे को वोट दिया, चाय बेचने वाले को वोट दिया और देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी तरह से ही पिछली बार जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब वो चुने गए तब भी इस तरह के शब्द बोले गए। लेकिन आपने कभी देखा कि रामनाथ कोविंद जी एक झोंपड़ी में रहते थे जी? जब उनका परिवार जहां से आया है, उनकी मां की मृत्यु उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण होगी। जब वो छोटे से थे, 5-6 साल के थे, कैसा जीवन व्यतीत किया होगा, वहां से राष्ट्रपति पद तक आना, और द्रौपदी मुर्मू जी के पति और दोनों बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाना और पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पर पहुंचना, ये आसान काम नहीं। कुछ तो गुण उनमें होंगे जो पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक के पद तक आई है, इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, आजादी के इस अमृत महोत्सव पे देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला मेरी हिंदी कमजोर है, मैं माफी मांग चुका हूं, अब मुझे फांसी पे लटकाइएगा। देखिए, गलती कोई एक बार करे तब तो ठीक है। जब मैंने राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार, नेशनल हेराल्ड के अलावा एक और भ्रष्टाचार जी, राजीव गांधी फाउंडेशन के भ्रष्टाचार पर पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए, तो इन्होंने आपा खो दिया। पारा खोने के बाद मुझे कहा ये छोकरा कहां से आ जाते हैं, ऐसे करके, कि हिमाचल का छोकरा करके ऐसे बोल दिया। लेकिन उनको उल्टा ही पड़ा जी। ये एक बार नहीं करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में, सांसदों के बारे में, ये आदत बन गई है। और कांग्रेस ने क्या जानबूझकर ये किया है कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है? कांग्रेस कह रही है कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाने के लिए, महंगाई का पाप छुपाने के लिए, जीएसटी का पाप छुपाने के लिए, वो जो कार्य नहीं कर पा रहे उसका पाप छुपाने के लिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रियंका जी ने कैंपेन लॉन्च किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो लड़की आजकल नजर नहीं आई लड़ने के लिए। देश की राष्ट्रपति पर उनके ही पार्टी के नेता ने अपशब्द कहे, अपमानित किया। काश वो लड़की आगे आई होती। एक चुनाव से दूसरे चुनाव में नजर आते हैं, राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी और महिला के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई, किसी की गर्दन काट दी गई। वो बेटी तो आगे कभी नहीं आई। राहुल गांधी जी की विदेश यात्राएं कब शुरू होती, कब खत्म होती है, वो देश को जानकारी ज्यादा आजकल तो देश में ही है वो। आप खूब खबर रखते हैं। नहीं, आजकल तो पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, लेकिन आपको पता है आजकल तो देश में ही है। और वो कहते हैं कि दूसरा सोनिया, भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सोनिया गांधी जी, जिनको इतना मान सम्मान, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई, उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया जी, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं, वो बड़ी हो जाती जी। लेकिन ना अनुसूचित जाति, ना अनुसूचित जनजाति, ना महिला, इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, और ये लोग कभी आगे नहीं आए। कांग्रेस, क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस ने बोला कि बहुत सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को? सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन देश सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती। आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी, इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी। ये चुप्पी क्या कहती है?
चुप्पी क्या कहती है? और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। लेकिन उस चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है, और उन्होंने जो कह दिया मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा। जो पार्लियामेंट में हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी जी के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। क्या आपको लगता है कि संसद को कांग्रेस का आरोप है कि आप ही नहीं चलने देना चाहते, आपका आरोप है कि कांग्रेस रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रेड हो जाती है, तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर ये सदन को चलने देना चाहते हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आप तो बहुत सबसे मतलब आप यू आर बीइंग पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ईयर्स। जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब क्या पार्लियामेंट चल रही थी? नहीं चल रही थी। तब भी सड़कों पर हंगामा, गाड़ियां जला देना, तोड़फोड़ करना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम किया। सोनिया जी अस्पताल में थी, बार बार डेट्स मांगी, जितनी डेट्स मांगी उतनी डेट्स ईडी ने देने का काम किया। राहुल जी ने भी जब डेट्स मांगी ईडी ने तब तक डेट्स देने का काम किया। जांच एजेंसियां देश की स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और अगर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, जमानत पर है, अभी जेल गया नहीं है, जमानत पर है, तो जांच एजेंसियों को उनको बुलाने का पूरा अधिकार है। और राहुल जी और सोनिया गांधी जी बेल यानी कि जमानत पर हैं, जब जब जांच एजेंसियां बुलाएं उनको जाकर उनकी वहां पर जाना चाहिए। क्यों, क्या छिपाना है जी? अगर कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या है, और अगर गलत किया है तो डर इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने गलत किया है, लेकिन संजय राउत ने भी गलत ही कर दिया है, वो जेल चले गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, उद्धव जी कह रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी हैं। पुराने? तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था, मैं नहीं गया इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लगता है संजय राउत पर? चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया, और कभी वो कहता है कि मैंने किया है। कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक, एक उदाहरण बताइए कोई। लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं? आपने आज तक जी जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए, जी, गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था? उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी गिरफ्तारी दिन हुई। आया ना याद। देखिए, बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवीज पर भी देखता हूं, आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या हम है सब जी? दिखाते हैं सर, जो जिस मतलब अब गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। जेल जाते हुए भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे गिरफ्तारी हैं। में कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस पे हम कैसे रोकेंगे उसको? देखिए, विजुअल्स का बहुत फर्क होता है। अब नवाब मलिक भी थम्स अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं, वो अभी तक जेल में ही है। अब क्या कहिएगा इसमें? अब जाते तो कई ऐसे कर करके कि जैसे जल्दी आने वाले हैं, कई 3-3 महीने से अंदर हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार जी, बिल्कुल। चलिए, लेकिन आप लोग दिखाते कहाँ हैं जी उनके? हम सब दिखाते हैं। कहाँ 144 करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को चपत लगा दी उन्होंने, बिल्कुल। शराब वालों को जो ठेके दिए, पॉलिसी में बदलाव किया, पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और ये देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री 8 साल से हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो कहते हैं हम हैप्पी, कभी सत्येंद्र जैन करते हैं, कभी मनीष सिसोदिया करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, ये सब ईमानदार हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैं हैप्पी क्लास चलाता हूं। नहीं, ऐसा है जी, अगर उनकी इस नीति में
एक्साइज पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी तो वापस क्यों की? आपने पूछा? केजरीवाल जी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पूछा जाएगा उनसे। हाँ, आप नहीं जाएंगे पूछने के लिए? नहीं, बिल्कुल हम। मेरा सिर्फ सवाल, देखिए देश को ये बताना चाहिए कि जो बड़े बड़ी डींगे मारते हैं, जो सन 2011 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये तो उसके बाद आए, और तब तो इन्होंने कस्में खाई थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आपने कभी दिखाया देश के लोगों को वापस कि उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा? वहां पे झूठ बोला। फिर पंजाब के चुनाव आए तो उससे पहले ऐसी शराब की नीति लेकर आए जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला ये आपके सामने आया, जो पंजाब के चुनाव से पहले इन्होंने किया। अब जाके पॉलिसी को रोल बैक करने का काम कर दिया। पंजाब के चुनाव में जिनके घरों में जाके ठहरे उनके टेररिस्ट के साथ लिंक हैं जी, आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ ये जाकर रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन आप लोग इनको पर्दाफाश करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर हम सारी खबरें दिखाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा व्यूअर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इसीलिए हम शायद नंबर 1 है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं, और वो शिकायतें ये हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी उनसे डरते हैं, इसीलिए ईडी को आगे कर रहे हैं, सीबीआई को आगे कर रहे हैं, और सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हिमाचल में थे, और आप तो खुद हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में इनके जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, जो इनके संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, तो कैप्टन समेत पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम थे, ही चली गई है, जो इनके पूरे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, इनके आईटी सेल के इंचार्ज थे, पूरे के पूरे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी कहती तो है कि डरा उसके कौन? पीछे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। पार्था चटर्जी के घर से पैसा पकड़ा जाए तो किसी और का दोष है। सोनिया जी, राहुल जी का भ्रष्टाचार बाहर आए तो बीजेपी दोषी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और बाकी सब लोग भ्रष्टाचार में घिरे। अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का, तो सबके लिए बीजेपी दोषी है। सब तो बहुत साफ सुथरे हैं। हमें क्या डर है जी सत्येंद्र जैन जी का? कौन है वो? एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है, और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा याददाश्त चले गई है। अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी याददाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, तो वो भी जाएंगे, दूसरे भी। भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पर आजादी। आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं क्यों चिंतित होऊंगा सर? मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मुझे तो लगता है कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है और तिरंगे के साथ अनुराग ठाकुर का जुड़ाव जो है वो काफी समय से है। तिरंगा यात्रा भी लेके आप निकले थे जब आप युवा मोर्चा में होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर तिरंगा फहराना है तो जाके गलवान में फहराओ। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे झंडा नहीं फहराया था। मैं पहले तो आज आपका आभार प्रकट करूं। आपने ये कहा कि अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा में होते थे तब तिरंगे, काश आपने ये नहीं कहा कि जब अनुराग ठाकुर युवा होते थे। युवा मोर्चा में होते थे तो कहा तो मेरी थोड़ी लाज आपने रख ली है सर। तो आप युवा की बात कर रहे हो, आजकल तो इस देश के अंदर युवा नेता की श्रेणी की एज लिमिट बढ़ती जा रही है। चलिए, तो आपने मुझे श्रेणी बढ़ाकर युवाओं में रखा है। कहीं तो आप छोड़ नहीं रहे आज मुझे है। आपने आप छोड़ आप भी नहीं रहे कोई मौका। 2010 में बहुत सारा पथराव भारत की सेना पर हो रहा था। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, 12 साल पुरानी बात है। मैं दूसरी बार लोकसभा का सांसद तब बना था। तो 2010 में इतने पथराव हुआ कि 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। कांग्रेस उस समय एक पॉलिसी ला रही थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर रही थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात कर रही थी, और उससे हमारे सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती। तो मैंने पहले इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया, देश के हर राज्य में गया। उसके बाद कलकत्ता से कश्मीर राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा चलाई।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक। मुझे तब भी मीडिया के लोगों ने कहा कि कहाँ तुम 2011 में ये कर रहे हो, कौन आएगा तिरंगे के नाम पे। लेकिन आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, तिरंगे की ताकत को समझिए। ये केवल 3 गज का कपड़ा नहीं, ये इसमें इतनी ताकत है कि 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है। ये तिरंगे की ताकत है। जय हिंद, जय हिंद। और उस समय कलकत्ता से कश्मीर तक जब मैं चला, मुझे देश में शायद ही कोई जानता होगा, मैं तो दूसरी बार का सांसद था, युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष बना था। लाखों युवा जुड़ते चले गए। और अब माधोपुर का आज भी वो मुझे सीन याद आता है। 80-90 हजार युवा पूरे देश भर के इकट्ठे हुए। कांग्रेस ने कई ट्रेनें बीच रास्ते में से झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, कर्नाटक की और एक राज्य की ट्रेन बीच रास्ते में से वापस कर दी। पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई कार्यकर्ताओं की, कि कश्मीर ना पहुंचे। उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री थे। जी जी जी। उन्होंने फोन करके कहा कि अनुराग को मत आने दो, यहां पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने वापस कहा था कि मेरा बेटा फौजी का पोता है, मेरे दादा फौजी, परदादा फौजी थे। मेरा एक बेटा अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ भी उसको हो जाता है तो मुझे स्वीकार है, उसको जाना ही चाहिए तिरंगे फहराने। और मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं। उमर जी ने चिंता व्यक्त की थी जी 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 कि यहां पर बहुत खतरा है, मत आने दीजिए। और आपको याद होगा माधोपुर के उस पुल पे जब हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में घुसते हैं तो पूरी फेंसिंग कर दी गई थी, पूरी फौज पुलिस जम्मू कश्मीर की खड़ी कर दी कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ना आए। अरे जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन ये चुनौती खड़ी कर दी कि कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। हमारे कार्यकर्ता 15-15 दिन पहले वहां पर पहुंचे। रोज होटल की चेकिंग होती थी, कहीं तिरंगा झंडा दिख जाए तो जेल में डाल देते थे। हमारे नौजवान फिर भी गए, लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया, हड्डियां भी तुड़वाई, जेल भी गए, लेकिन तिरंगा लाल चौक पर फहराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। उनमें से एक कार्यकर्ता प्रदीप सिंह वघेला आज गुजरात के महामंत्री भाजपा के जी। हर्ष संघवी गुजरात के गृह मंत्री और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। ऐसे 2 और हैं जिनकी हड्डियां टूटी थी। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मुझे, मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा के, सुषमा जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा की थी। इनको मेरे साथ जेल में, कठुआ जेल में डाल दिया गया ताकि हम लोग तिरंगा झंडा ना फहराएं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अनुच्छेद 370-35 से देश में था, लेकिन 2019 में मोदी जी की सरकार बनी तो अनुच्छेद 370-35 से सदा के लिए देश से हटा दिया गया है। अब कोई आपको नहीं रोक सकता। आप निरंतर देखते हैं, अभी भी तिरंगा यात्रा वहां पर हुई, बार बार अलग अलग समय पर वहां पर तिरंगा लहराया जाता है। ये 2019 से पहले का समय जी और 370-35 के जाने के बाद के समय का अंतर मैं आपको कह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री ने। लेकिन एक निवेदन मैं आप सबसे फिर कर दूं। जी जी जी। आप आज यहां जाने से पहले अपने अपने डीपीस पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी है, ट्विटर पर, आप तिरंगे को अगर अपना डिस्प्ले पिक्चर बनाएंगे तो बहुत सारे भारतीय इसी मुहिम के साथ जुड़ेंगे। ये एक मैसेज है। हालांकि कल मैं किसी टीवी पर देख रहा था, चलते चलते ऐसे आगे, तो किसी ने कहा मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान चलाया था, क्या हुआ? मोदी जी ने झंडे का अब तिरंगा कैंपेन चला दिया तो क्या होगा? सोच बदलो, देश बदलेगा। स्वच्छता अभियान के कारण बहुत फर्क पड़ा है। कभी उत्तर प्रदेश जाना, योगी जी के इलाके में जब वो सांसद थे, बार बार उठाते थे, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस करके एक बीमारी होती, जापानी बुखार जिसे कहा जाता है। आज उससे मुक्ति मिली। उसका सबसे बड़ा कारण गंदगी ही था। आपने गंदगी से मुक्ति दिलाई तो उससे मुक्ति मिली। यूनाइटेड नेशंस की WHO की रिपोर्ट जो मैंने 2010 में पढ़ी, उसमें गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होने का कारण, बीमारियों का कारण या बुजुर्गों बच्चों का शौचालय ना होना था। अगर 12 करोड़ शौचालय बने तो उसके कारण हुआ, गंदगी मुक्त हुआ। तो बहुत कुछ बड़े अभियानों के कारण बदला है। तिरंगे झंडे की डिस्प्ले पिक्चर लगाने से क्या होगा? एक संदेश आएगा। ये तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है और उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने आजाद भारत हमें दिया था और आज के दिन ही तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। अगर आपको मैं याद करवाऊं तो 22 जी क्योंकि तिरंगे की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का परचम लहराया जा रहा है। आप खेल मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
और मैंने कई बार ट्विटर पे देखा है कि जैसे ही खिलाड़ियों की शिकायत आती है आप एक्शन भी ले लेते हैं। निश्चित तौर पर लेने चाहिए एक्शन, क्योंकि खिलाड़ियों के दफ्तर के चक्कर नहीं कटने चाहिए। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के चक्कर में ऑनलाइन एप्लीकेशंस करवा दी हैं। अगर आपको अपना कैश अवार्ड चाहिए, अब आपको ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाना है ना फेडरेशन में जाना है, आपको केवल एक बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है जी। और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको 1 साल 2 साल इंतजार नहीं करना, कम से कम समय के अंदर 1-2 हफ्तों के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये हमने कर दिया है। आपको पेंशन लेनी है तो पेंशन के लिए भी आपको यही करना है। आपको मदद चाहिए, कोई अपना सहयोग चाहिए, तो उस योजना के अंतर्गत भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरनी है। एक तो ये हो गया ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। दूसरा जो कॉमनवेल्थ खेल में हो रहा है, मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, विशेष तौर पर सभी वेट लिफ्टर्स को जिन्होंने इतने मेडल्स हमें जिताए हैं। अभी आगे बहुत सारी खेल होनी है, लेकिन इस बार शूटिंग और रेसलिंग हिस्सा नहीं है। पिछली बार हमारे बहुत सारे मेडल शूटिंग में थे, इस बार वो नहीं है राइफल शूटिंग, तो कुछ कमी वहाँ पर आएगी। लेकिन फिर भी हमारे बाकी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा अनफिट हो गए पहले, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन जो उन्होंने किया है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने आज से लगभग 30 साल पहले किया था, उन्होंने अब करके दिखाया है। लगभग 15-18 साल पहले किया जी। 2003 में किया था। मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने बताया कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं, तो बहुत लोगों के सवाल है कि अनुराग ठाकुर अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं। बातचीत के अलावा भी तो कुछ करते होंगे ना। कुछ करने के लिए मत कहना यहाँ पे बस। आजकल नहीं तो खेल मंत्री होने का एक नुकसान ये हो गया है, किसी इवेंट में जाओ, बास्केटबॉल जाओ तो कहते बास्केटबॉल खेल के दिखाओ, मेरी वॉलीबॉल फरमाइश तो नहीं वॉलीबॉल सर, दिखाओ। आपके कुछ फैंस और व्यूअर्स की फरमाइश है ये। आप सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़िए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यही मूल मंत्र है। करिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है महामंच पर। और ये एक ऐसा संवाद है शायद जिसका इंतजार इस समय समूचा देश कर रहा है। और आजादी के इस अमृत महोत्सव पे कई सारे विषय हैं जिस पर आज हम संवाद करेंगे। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है। और आज देश आपको सुनना चाहता है। बीते दिनों देश की राजनीति में बहुत कुछ हुआ, हमने सियासत में बहुत सारे शब्द सुने, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित शब्द रहा वो रहा डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? अमित जी, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र का सबसे अहम पहलू है कि संविधान हम सबको एक समान अधिकार देता है। हमारे होने का अधिकार, बोलने का अधिकार और कर्तव्य पथ पर चलने का अधिकार। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? यू सेड मैम कैन आई हेल्प यू? अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा।
बार बार मौका देने के बाद नकारा। लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। लेकिन इस हराया तो आपने लोकतंत्र में जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधि के नाते चुना। जी। कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस बात का है कि एक साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। अगर आपने ये वर्चस्व अपना बनाया कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपने कर्तव्य का पालन ना करें, तब भी जबरदस्ती जनता को हमें स्वीकार करना होगा, तो इस लोकतंत्र की इस ताकत को हर व्यक्ति को समझना होगा कि लोकतंत्र में गांधी परिवार मजबूरी नहीं है जनता की। वो आक्रोश उनका सर आंखों पर, लेकिन जिस सदन में ये आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया, उससे उनकी गरिमा को, उस व्यक्तित्व की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। और मेरे लिए, उनसे उम्र में ओहदे में छोटी एक महिला के लिए, ये आश्चर्यजनक एक कृत्य था। लेकिन ये भी मैंने स्पष्ट किया जी कि मैं भले ही साधारण बैकग्राउंड से हूं, लेकिन चूंकि आप गांधी खानदान से हैं, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जब आप असभ्यता की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष पर भी एक आरोप मढ़ा गया। आरोप ये मढ़ा गया कि बीजेपी के कुछ सांसद और बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने सोनिया जी को घेर लिया था, और ये कहा गया कि बहुत लोग जो इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, शायद उनके ध्यान में ये बात नहीं है जी कि सदन में कैमरास फंक्शनल हैं। कैमरा की निगाह से सदन विहीन नहीं है। और आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने किसी को घेरा होता तो वो कैमरा में दर्ज बात बाहर नहीं आती? बिल्कुल आपकी बात एक मैं मानता हूं। विषय क्या था? लेकिन एक आक्रोश उनका किस विषय पे था? कि महामहिम राष्ट्रपति को उन्हीं के सदन के नेता ने, उन्हीं के नेता ने अपशब्द कहे। वो कह रही माफी मेरे से क्यों मंगवाई जा रही आप थी? अगर टाइमलाइन देखें जी तो उस टाइमलाइन में क्या व्यतीत होता है कि माफी नहीं मांगी नेता सदन ने। जब उन्होंने बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में संबोधन किया, पत्रकार तक ने रोका कि ये देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, आप इस प्रकार से उन्हें संबोधित ना करें। अगर वाकई में त्रुटि होती तो वो अपने शब्द वापस वहां ले सकते थे। उन्होंने पत्रकार के टोकने के बाद भी नहीं किया। और ये पहली बार नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने की है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का नाम सदन में लिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए, और सोनिया गांधी की तरफ से जो उन्होंने बोला, बाइट है हमारे पास, मैं सुनाना चाहता हूं आपको, 10 सेकंड की बाइट है, सुनिए आप। उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। लेट्स जिस वक्त उन्होंने ये बाइट दी तब तक कोई माफी नहीं मांगी गई थी। जी दुनिया और देश जानती है कि जब लोकतंत्र में जनता का दबाव बढ़ा, तब उन्होंने लिखकर कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी। मैं सोनिया गांधी ने क्या कहा एक बार सुना देता हूं आपको। Ma'am, will you ask Adhir Rao to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir Rao to apologize? He has already apologized. कांग्रेस कह रही है मना कर दिया था अपॉलॉजी से। आप ये क्लिप चलाकर अमीश जी, सच में कहूं, सोनिया जी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको और फंसा रहे हैं, कृपया ना चलाएं। लेकिन एक सवाल, कांग्रेस कहती है अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई, माफी सोनिया गांधी को मानने की। जी भी हमारी देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। जी क्या किसी भी कांग्रेस नेता ने प्रतिभा पाटिल जी को इस प्रकार से संबोधित किया? आप कह सकते हैं कि मैं बंगाली हूं इसलिए बोल नहीं सकता। मेरी मां भी बंगाली है,
राष्ट्रपति किस प्रकार से संबोधित किए जाते हैं ये हर देश का नागरिक कह रहे जानता मेरी है। हिंदी कमजोर है। तो अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाता है और हिंदी अगर कमजोर है तो राष्ट्रपति बोलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, और फिर जब उनको पत्रकार ने टोका कि आपका संबोधन अपमानजनक है, तो जिसको हिंदी आती थी टोकने पर जिसने बोला कि आप सुधारिए, तब क्यों नहीं सुधारा? मैंने कहा अमीश जी ये पहली बार नहीं है। जब द्रौपदी जी को उम्मीदवार के नाते घोषित किया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, तब कांग्रेस के कितने नेताओं ने क्या क्या उनके बारे में कहा। सोनिया जी अगर चाहती तब क्या वो कांग्रेस की नेता होने के नाते अपने पार्टी के अधिकारियों से ये नहीं कह सकती थी कि सम्मानजनक उद्बोधन रखिए? पर कांग्रेस की तरफ से आप जब देश दुनिया में कहते हैं कि सोनिया जी के हुक्म के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, तो जबान हिल रही है। और क्यों किया जाता है? संवैधानिक पद पर जब एक महिला है तो इस प्रकार से उसका संबोधन क्यों? उसके पीछे मंशा ये है कि आप सामाजिक स्तर पर उस महिला को इस प्रकार से आक्रमण कर घेरो, मर्यादा तोड़कर, कि उस महिला के बारे में जब चर्चा हो, संबोधन हो, तो लोग याद रखें कि आपने किस प्रकार से उस महिला का तिरस्कार किया। क्या आपको लगता है अधीर रंजन चौधरी ने ये गलती जान के की? मैंने कहा ना, प्रतिभा जी भी रह चुकी हैं राष्ट्रपति। क्या तब अधीर बाबू देशी राजनीति में नहीं थे? सांसद थे। तो क्या तब उन्होंने इस प्रकार से राष्ट्रपति का संबोधन किया था? तब हिंदी आती थी, अब नहीं आती। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मैं खेद जता चुका हूं, अब तो माफी भी मांग चुका हूं, मुझे फांसी पे लटकाओगे, मैंने एक बात बोल दी। देखिए, खेद जताया स्वेच्छा से नहीं, दबाव में आकर लिखित में दिया। कितने घंटे बीते, राष्ट्र जब आक्रोशित था उसके बाद कहा चलिए भाई माफी मांग रहा हूं, फांसी पे लटकाओगे क्या? ऐसा व्यक्ति क्या वाकई में दुख व्यक्त कर रहा है या मजबूरी अपनी व्यक्त कर रहा है कि भैया सब पीछे पड़े, चलो लिख दिया, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, अब फांसी पे लटकाओगे क्या? वो माफी है। आपको भी बहुत गुस्सा आ गया था उस दिन सदन में जब आप बोल रही आप थी? अगर द्रौपदी जी का पूरा जीवन देखें अमीश जी, बाल्यकाल से लेकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते पहुंचते कितना संघर्ष किया है उन्होंने। बचपन में जब उन्होंने अपने गांव, अपने परिवार में ये कहा होगा कि हमारे पास साधन नहीं है, मुझे पढ़ना है, मेरी मदद करो। एक लड़की का उतना हिम्मत जुटाना और कहना कि मुझे मेरा ये अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप शहर में बैठकर ये नहीं समझेंगे। आज से 30, 40, 50 साल पहले वो मंजर क्या होगा उस गांव में, ये समझना एक पुरुष के लिए, माफी चाहती हूँ, बहुत कठिन है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्होंने इस देश की सेवा की। अपने पति को, अपने बच्चों को खोया। और यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, मैं बड़े धड़ल्ले से ये कह सकती हूँ कि हम हमेशा लड़कियों को क्या कहते हैं कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हें सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला परिश्रम से, तपस्या से पहुंची और उसका तिरस्कार कर दिया। क्या बता रहे हैं हम देश की महिलाओं को कि तुम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाओ, तुम्हें खींचने के लिए सामाजिक तिरस्कार ही काफी है। और ये मात्र महिला का अपमान नहीं है, वो राष्ट्र की पहली नागरिक हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आप उनका तिरस्कार कर रहे हो। शी इज नॉट एन इंडिविजुअल, शी इज एन ऑफिस। यू ह्यूमिलिएटेड एन इंडिविजुअल। जब वो उम्मीदवार थी तब भी किया आपने, और जब वो संस्थान का रूप धारण करती हैं तब भी आप करते हैं। और आप द्रौपदी जी की ही बात क्यों कर रहे हैं? रामनाथ कोविंद जी जब बने, सोनिया जी 1 साल तक उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुई। 21 बार राष्ट्रपति भवन ने उनको बार बार किसी ना किसी कार्यक्रम के लिए न्योता दिया।
न्योता किस प्रकार का? आइए हम देश के सेना के सर्वोच्च जिन्होंने काम किया है उनका अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, समारोह में पधारिए। सोनिया जी नहीं गई, हो सकता है व्यस्त हो। इतनी व्यस्त हैं। अब किस चीज में व्यस्त हैं वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन उस संवैधानिक पद का सम्मान तब भी नहीं किया था जब रामनाथ कोविंद जी थे। फर्क इतना है कि द्रौपदी जी पर जो प्रहार है वो एक महिला के नाते किया। क्योंकि आप एक महिला के नाते द्रौपदी मुर्मू जी जो कि देश की राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर रही हैं। जब से आप राजनीति में हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है पॉलिटिक्स के मत अंदर। बोलिए, आपको ट्विटर पे और कांग्रेस लताड़ेगी। नहीं, वो तो लताड़ती है, जिनका जो काम है वो करते हैं, लेकिन कहीं मेरा ना काम कहीं है से कोई एफआईआर करेगी, धर दबोचेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई भी राज्य की पुलिस उठा के ले जाएगी। मत बोलिए। पता चला न्यूज 18 को फिर किसी कारागार से अपना कार्यक्रम चलाना पड़ा। एक अमीश देवगन उठा लिए गए, दूसरे चोपड़ा साहब। अगला सवाल मेरा महंगाई को लेकर है, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि देश में लोकसभा में भी महंगाई को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष कह रहा है महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बाकी 50 चीजें हो रही हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहती है? विपक्ष ने कल क्या निर्मला जी की पूरी बात सुनी? टिप्पणी करने से पहले आपको वित्त मंत्री जी बता रही हैं देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल है। आप अगर वाकई में एक हेल्दी टिप्पणी करना चाहते हैं अथवा संवाद करना चाहते हैं अथवा आप डिबेट करना चाहते हैं, आप पूरे पक्ष को सुन के कहेंगे आपके पक्ष में ये त्रुटि है। क्या उन्होंने सुना? जो सुना नहीं, सुन के समझा नहीं, जिसपे स्वयं सदन में रह के टिप्पणी करी नहीं, उसके बारे में बाहर आके बाइट देना तो बहुत आसान है। पर स्मृति जी, महंगाई तो एक समस्या है। अब तो ये भी नहीं कह सकते अधीरदा कि मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही। आप सोचें विश्व भर में आज आर्थिक व्यवस्थाओं में हर राष्ट्र की क्या हालत है। अमेरिका से बार बार लोग परामर्श करते हैं या कंपैरिजन करते हैं वहां और यहाँ के हालात। मैं तो कहती हूँ अमित जी छोड़ दें, जो इनके काल के आरबीआई के मुखिया थे वो स्वयं इस सरकार की सराहना कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में आरबीआई ने अच्छा काम किया, अर्थव्यवस्था को अच्छे रूप से संभाला, और किसी ने की नहीं, उन्हीं की सुन लेते। लेकिन 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देना, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ देना, 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देना और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रखना, सारी सरकारी स्कीमों को चलाना और टैक्स का एक पैसा ना बढ़ाना, ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं महंगाई की बात करता हूं तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी आती है, रसोई गैस 1,000 रुपए से ऊपर हो गई है। ये सब्सिडी बड़ी समस्या है। सब्सिडी की मात्रा दी है निर्मला जी ने, जो उज्ज्वला में है उनको दी है। अपने ऊपर, अपने विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर वित्तीय भार को उन्होंने सिर्फ गैस की प्राइसेस को सब्सिडाइज करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के जितने राज्य थे उनमें जाके बार बार हम गुहार लगाते रहे कि आप कृपया घटाएं अपना टैक्स। किया उन्होंने? नहीं किया। मैं वही कह रही हूं, अर्थतंत्र के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए आप हाउस में तो शामिल होइए। बार बार सरकार कहती रहे आप आइए, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। अब वो कैसे आएंगे? अब जब उनको आना होता है तो नेशनल हेराल्ड पे ईडी के छापे हो जाते हैं। देखिए, आप अगर अपनी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं करते तो क्या आपको वाकई में जनता का प्रतिनिधि बनकर उस हाउस में आने का अधिकार है? आजादी का अमृत काल है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया कि सबको अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा लगाना चाहिए, उन्होंने लगाई, और देश में सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी लेकर भी पॉलिटिक्स हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोकलाम पे पहले लगा कर आओ तिरंगा। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस तिरंगे का सम्मान करो तो शहादत का सम्मान है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं तिरंगे का आप सम्मान करो तो हिंदुस्तानियों की अपेक्षाओं का वो सम्मान है, संविधान का वो सम्मान है, आकांक्षाओं का वो सम्मान है।
और मैं अपने देश में शान से अपना तिरंगा नहीं लहराऊंगी तो और कहां लहराऊंगी? तो जिसको इस बात से एतराज है कि तिरंगा शान से हिंदुस्तानी ना लहराए, वो अब तक हिंदुस्तान को समझा नहीं है। जी, क्योंकि वो तिरंगा किसी सरकार का नहीं है, राष्ट्र का है, हम सबका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपका इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन